नमस्कार, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में रिकॉर्ड गिरावट आई है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। रुपए में गिरावट तो हम रोज ही सुनते रहते हैं, लेकिन ये गिरावट कई मायनों में बड़ी है। सबसे बड़ी बात ये कि ये आपकी हमारी जेब पर पहले से ज्यादा भारी पड़ने वाली है। आज खर्चा पानी में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तरों तक जा पहुंचा रुपया कैसे सरकारी बजट ही नहीं आपके घर का बजट भी बिगाड़ेगा। पहले से कहर ढाती आ रही महंगाई की आग में कैसे ये घी का काम करेगा और शेयर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स में निवेश से लेकर आपके बैंक बैलेंस और जमा पूंजी पर इसका क्या असर होगा। लेकिन सबसे पहले आज की आर्थिक सुर्खी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. पहली सुर्खी भी रुपए में रिकॉर्ड गिरावट से ही है। मशहूर मार्केट एनालिस्ट जमाल मैकलाई का कहना है कि डॉलर के मुकाबले रुपया 80 रुपए प्रति डॉलर को भी पार कर सकता है। उनका कहना है कि भारत के मैक्रो इकोनॉमिक हालात, ग्लोबल महंगाई और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर आक्रामक रुख को देखते हुए फिलहाल रुपए के मुकाबले डॉलर में तेजी जारी रहने के ही संकेत हैं। दूसरी सुर्खी बेरोजगारी की खबरों के बीच थोड़ी उम्मीद जगाती है। आर्थिक गतिविधियों में उछाल के कारण अप्रैल में हायरिंग बढ़ी है। मॉन्स्टर एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स MEI के अनुसार भारतीय जॉब मार्केट में हायरिंग डिमांड साल दर साल आधार पर 15% बढ़ी है। इंडेक्स के मुताबिक जॉब मार्केट में कई सेक्टर्स में सुधार हुआ है। अप्रैल में कई क्षेत्र कोरोना महामारी के प्रभावों से भी मुक्त होते दिखे। अब लौटते हैं आज के खास मुद्दे पर। आज डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तरों तक जा गिरा, यानी 77 रुपए प्रति डॉलर के पार। साथ ही गिरा देश का विदेशी मुद्रा भंडार, जो महीनों बाद 600 बिलियन डॉलर से कम हो गया है। शेयर बाजारों में लगातार गिरावट से तो आप वाकिफ ही हैं। आज भी सेंसेक्स करीब 500 पॉइंट्स गिरा। इन सब गिरावटों के पीछे की कहानी जहां से शुरू होती है वहीं आकर खत्म भी होती है, यानी महंगाई। दुनिया भर में महंगाई कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका में ये 40 साल के उच्चतम स्तर पर 8% से भी ज्यादा है। बात यहीं से शुरू करते हैं। अमेरिका में बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए फेडरल रिजर्व यानी वहां के केंद्रीय बैंक ने करीब 4 साल बाद बाजारों से नकदी समेटने का फैसला किया। इसके लिए ब्याज दरों में इजाफे का दौर शुरू हुआ, जो अगले कई महीनों तक चलेगा। पिछले हफ्ते ही अमेरिकी ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट्स यानी करीब ½ की फिर बढ़ोतरी की गई। जिस देश में ब्याज दरें 0% के आसपास रही हो, वहां ½ इजाफे का मतलब आप समझते ही होंगे, काफी ज्यादा। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से डॉलर में तेजी आई। दुनिया की तमाम मुद्राओं के मुकाबले उसकी कीमत बढ़ रही है। इसे मापने का एक पैमाना डॉलर इंडेक्स भी है। यह इंडेक्स दुनिया की 6 सबसे बड़ी करेंसी के औसत मूल्य के मुकाबले डॉलर की कीमत दर्शाता है। दुनिया का 85% व्यापार अमेरिकी डॉलर्स में होता है। करीब 40% लोन डॉलर्स में लिए और दिए जाते हैं। हमारे रिजर्व बैंक यानी RBI जैसे दुनिया भर के केंद्रीय बैंक्स के विदेशी मुद्रा भंडार में 60% से ज्यादा डॉलर्स होते हैं। ज्यादातर देश आपसी व्यापार में भी अपनी मुद्रा के बजाय डॉलर्स ही लेते और देते हैं। ऐसे में भारत जैसे देश जो निर्यात से ज्यादा आयात करते हैं, उनका खर्च बढ़ जाता है और उनकी मुद्रा भी कमजोर होती है। तो रुपए की कीमत में मौजूदा गिरावट की वजह तो आप समझ गए होंगे, लेकिन कहानी में अभी कई ट्विस्ट्स हैं। जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ तो यहाँ के शेयर बाजारों और दूसरे निवेश जरियों में पैसा लगाने वाले विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs का रिटर्न यानी कमाई घट जाती है। जाहिर है वो अपना पैसा यहाँ के बाजारों से निकालने लगते हैं, जैसा कि FII ने भारतीय शेयर बाजारों में बिकवाली की है। इस साल जनवरी से लेकर अब तक FII ने भारतीय शेयर बाजारों से 1.3 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। इससे आपको निवेश पर तो चपत लगी होगी, लेकिन महंगा डॉलर सबसे ज्यादा कोहराम कहीं और मचाता है। कहां, बताते हैं। भारत अपनी जरूरत का 85% यानी 85% क्रूड ऑयल विदेश से मंगाता है, जिसकी कीमत डॉलर्स में चुकानी होती है। यूक्रेन रूस वॉर के बाद क्रूड ऑयल के दाम करीब 40% तक चढ़ गए। एक समय तक रिकॉर्ड $139 प्रति बैरल तक चला गया। जाहिर है भारत का इंपोर्ट बिल भी इसी अनुपात में बढ़ा होगा। सरकार ने अपना बजट ये सोचकर बनाया था कि क्रूड के दाम $70 से $80 के बीच रहेंगे, यानी सरकार का पूरा बजट गड़बड़ा गया और आपको मिलने वाली कई रियायतें धरी रह गई। लेकिन हमारी कहानी आपको कुछ और ही समझाने की थी, तो उधर ही चलते हैं। हुआ यूं कि जब क्रूड के दाम रिकॉर्ड लेवल पर चले गए
और इंपोर्ट बिल बढ़ गया तो पेट्रोल डीजल के साथ कई चीजें अचानक महंगी हो गई। देश की खुदरा महंगाई दर करीब 7% के रिकॉर्ड लेवल तक जा पहुंची। नतीजतन पिछले दिनों आरबीआई ने भी आनन फानन में ब्याज दरें बढ़ाने की घोषणा कर दी। ब्याज दरें बढ़ाने के पीछे मकसद सिर्फ महंगाई कंट्रोल करना ही नहीं होता है, डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए को थामना भी होता है। लेकिन अब जब ब्याज दरों में इजाफे के बाद भी रुपया गिरता ही जा रहा है तो सवाल उठता है कि अब आरबीआई क्या करेगा, क्योंकि गिरता रुपया नहीं थमा तो ये आप पर कई तरह की गाज गिराएगा। पहला ये कि महंगाई दर और ऊपर जाएगी। रसोई गैस से लेकर खाने पीने की जिन तमाम चीजों की महंगाई से आप परेशान हैं वो यहां से भी कहीं ऊपर और महंगी होती नजर आएंगी। दूसरा, ब्याज दरें बढ़ने से आपके कर्ज महंगे हो जाएंगे और मासिक किस्तें बढ़ जाएंगी जो अब बढ़ने भी लगी हैं। कहने का मतलब है कि ये सिलसिला तेजी पकड़ेगा। अगर आप इस मुगालते में जी रहे हैं कि चलो लोन महंगे होंगे तो बैंक में हमारी जमा पूंजी पर भी तो ज्यादा ब्याज मिलेगा, मसलन फिक्स डिपॉजिट के रेट्स भी तो बढ़ेंगे, आपकी खुशफहमी भी हम दूर किए देते हैं। अगर एफडी पर आपको ब्याज 6% की जगह 7% मिलने लगे और महंगाई 7% पर कायम रहे तो आपको वास्तविक रिटर्न मिलेगा नील, यानी शून्य, कुछ भी नहीं। और रुपया गिरता रहा और रिटेल महंगाई दर 8% या इससे ज्यादा हो जाए तो आपको रिटर्न मिलेगा नेगेटिव, यानी बैंक में रखा पैसा दिखने में बढ़कर आएगा लेकिन वास्तव में उसका मूल्य घट चुका होगा। गिरते रुपए की कहानी में कई और ट्विस्ट और टर्न्स छिपे हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक्सपर्ट की भी राय ले लें कि आखिर रुपए की यह गिरावट हमारी इकोनॉमी, महंगाई और आपके घर के खर्चा पानी पर क्या असर डालने वाली है। डेप्रिसिएशन हुई है जो मुझे लगता है, यदि हम कंपेयर कर रहे हैं 2014 के मुकाबले 2022 में आज हम देख रहे हैं तो 20 रुपए जो है एक तरह से महंगा हो गया है डॉलर हमारे लिए। पहले अराउंड 58 रुपीज जो है पर डॉलर प्राइस था और इसलिए हम देख रहे हैं 77.52 रुपीज पर डॉलर हो रहा है। हायर लेवल जो है वो इंक्रीज है। उससे जो एक तरह से एडवर्स इफेक्ट्स हैं, जो एक तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है इकोनॉमी में, एक तो हम ये कहेंगे कि जो इम्पोर्ट है वो जितने इम्पोर्ट गुड्स हैं वो एक्सपेंसिव होंगी, महंगी होंगी। जैसे हमें मालूम है कि जो क्रूड पेट्रोलियम है उसको हम इम्पोर्ट कर रहे हैं और 80% से ज़्यादा जो कंजम्पशन करते हैं वो इम्पोर्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो प्राइसेस है वो हायर होंगे। और ये हमें मालूम है कि ऑलरेडी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसके प्राइसेस वैसे ही हायर थे। अभी क्रूड ऑयल का प्राइस जो था $113 पर बैरल था और वो मेन इम्पैक्ट जो है वो रशिया और जो यूक्रेन का क्राइसिस था उससे आया था। तो हम ये देख भी रहे थे कि जो हम पहले बात कर चुके हैं कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स था वो जो है 15 के लगभग है, मतलब एक तरह से 15% है। और वही उसी का इम्पैक्ट हमने देखा कि जो रिटेल प्राइसेस है, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो भी हमारा जो है 7.5 के करीब है, 7.5% है। तो एक तरह से कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी हायर हमें दिख रहे हैं, जिसमें खासकर जो फूड है या एडिबल ऑयल प्राइसेस है वो हायर हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब क्रूड पेट्रोलियम जो है उसका प्राइसेस हायर होगा इस डेप्रिसिएशन से, तो जाहिर सी बात है कि जो कंज्यूमर प्राइसेस ऑलरेडी इंडिया में हायर हैं और हायर होने वाले हैं। तो एक इम्पैक्ट जो है हमें ये दिख रहा है एडवर्स लेवल पे। दूसरा ये दिख रहा है जो इससे लिंकेज ही है, जो इन्फ्लेशन हम ऑलरेडी फेस कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में और जो और कंट्रीज भी कर रही हैं। और अभी हमने थोड़ी दिन पहले देखा ही है, इनफैक्ट परसों की बात है कि जो रेपो रेट है, जो कैश रिजर्व रेशियो है वो इंक्रीज किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और उसका कारण यही था, वही कह रहे हैं कि हमारा इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया है, इस कारण से हमें जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना पड़ेगा जिससे मनी सप्लाई कम हो। जाहिर सी बात है कि यदि इसके कारण से, डेप्रिसिएशन के कारण से, यदि हम इम्पोर्ट बिल हमारा हायर होता है, हमारे प्राइसेस इम्पोर्ट के हायर होते हैं, चाहे क्रूड पेट्रोलियम है या और प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड या डायमंड है, तो जाहिर सी बात है कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे उस पर भी उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, उसका मल्टीपल इफेक्ट होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो जो इंक्रीज करेगा। और जब इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज करेगा तो ये जो ऑलरेडी एक डिबेट चली हुई है ग्लोबल लेवल पे कि जो हम अभी थोड़े दिन पहले एक बात देख ही चुके हैं कि फेडरल रिजर्व ने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 0.50 बढ़ाया है, या बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो है वो 1% इंक्रीज किया है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो इन्फ्लेशन को लड़ने के लिए किया है, जो जिसका इम्पैक्ट जो है हमें इंडियन लेवल पे भी दिखा है। तो ये जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेशन के तहत हम ये देखेंगे आने वाले दिनों में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हायर होगा। तो लिंकेज हम इस तरह से समझें कि आज हम डेप्रिसिएशन देख रहे हैं, डेप्रिसिएशन से जो है इन्फ्लेशन हायर होगा, तो जाहिर सी बात है जब इन्फ्लेशन हायर होगा तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है और टाइट
करेंगे आरबीआई या और सेंट्रल बैंक, और उससे जो है हमारा एक लेवल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो है वो हायर ट्रेंड दिखेगा। मतलब ये एक इम्पैक्ट ये भी मुझे दिख रहा है। और जो तीसरा जो मुझे प्रॉब्लम दिख रही है या वो हम फेस कर ही रहे हैं, वो है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जो यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया में, वो कहीं ना कहीं जो है एक तरह से उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अब जो है जब डॉलर के मुकाबले रुपीस ज्यादा जो है उनको देने पड़ेंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करना उतना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ऑलरेडी हमें मालूम है कि पिछले 8 महीनों में इंडिया से $44 बिलियन जो है बाहर गया है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो अमाउंट है। तो अब ये हम देखेंगे कि यदि मान लीजिए और यदि रुपया जो है वो एक लेवल पे सस्ता हो गया है, डॉलर महंगा हो गया है, तो उससे आप ये मानिए कि हमारी जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, जो डाउनवर्ड ट्रेंड हम देख रहे हैं पिछले 8 महीनों से, उसमें हम आने वाले दिनों में उस पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो जो होने वाला है। तो इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जा रहे हैं, उनके लिए जो है एजुकेशन जो है महंगी होगी। और इसका मतलब है कि जब आपको डॉलर के मुकाबले रुपए कम देने पड़ रहे थे, अब आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। तो पहले ऑन एन एवरेज मान लीजिए 25 लाख रुपए जो है उसमें आप साल का लग रहा था एक बच्चे को। यूनिवर्सिटी जो यूएस में थी, वहां पे ग्रेजुएशन कर रहे थे बच्चे, अब जो है मान लीजिए वो 30 लाख रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अब ज्यादा अमाउंट होगा वो। तो कहने की बात यह है कि जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं एजुकेशन सर्विसेज को, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं या इंडियन रिसर्चर हैं, उनके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगी एजुकेशन, फॉरेन की एजुकेशन में हम बात कर रहे हैं यूएस की एजुकेशन के बारे में। तो ये तो बात हुई एक लेवल पे हम एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट है। इनफैक्ट इसके साथ मैं एक लिंकेज और करना चाह रहा हूँ, और ये है कि आप देखिए कि जब इंपोर्ट हमारा हायर होता है, इंपोर्ट बिल हायर होता है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ता है, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, व्यापार में घाटा होता है, प्रोवाइडेड इसके एक्सपोर्ट पे हमारा बढ़ता। लेकिन वो एक्सपोर्ट कितना बढ़ेगा वो देखने वाली बात है, उसको हम थोड़ी देर में बात कर रहे हैं। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि करंट अकाउंट डेफिसिट इंपोर्ट के कारण से जो है वो हायर होगा। और उसका हम ये भी देखते हैं कि जो ग्रोथ इम्पैक्ट है, क्योंकि जहां तक हम, क्योंकि एक तरह लिंकेज समझने की जरूरत है ब्रॉडर लेवल पे, कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट हम हायर देख रहे हैं, आप इन्फ्लेशन हम हायर देख रहे हैं। ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी जो है स्टैगफ्लेशन जो है एक्सपीरियंस कर रही है, जिसमें कि ग्रोथ रेट कम है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है हायर है, इन्फ्लेशन हायर है। तो जाहिर सी बात है कि ग्रोथ पे भी उसका इम्पैक्ट जो है हम देखने वाले हैं यदि डेप्रिसिएशन को। गिरते रुपए और चढ़ते डॉलर का एक दूसरा पहलू भी है। अगर बाहर से आने वाला माल महंगा पड़ता है तो जाहिर है देश से बाहर जाकर बिकने वाला माल ज्यादा मुनाफा भी देगा, यानी भारत से जितना कुछ निर्यात होगा उस पर अतिरिक्त कमाई होगी। देश की आईटी और फार्मा कंपनियां सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती हैं, इस हिस्से का उनका रेवेन्यू डॉलर्स में आता है। ऐसे में आईटी कंपनियों के लिए ये हालात फायदेमंद होंगे। इसी तरह देश के लाखों मजदूर और कर्मचारी विदेश में काम कर रहे होते हैं, उनकी सैलरी तो उतनी ही रहती है, लेकिन डॉलर के महंगा होने से घर आने वाला पैसा बढ़ जाता है। उसके उलट अगर रुपया मजबूत होने लगे तो एक समय ऐसा आएगा जब भारत से माल मंगाने वाले विदेशी इंपोर्टर्स दूसरे बाजारों का रुख करने लगेंगे, यानी हमारा एक्सपोर्ट गिरेगा। इस बारे में भी हमने एक्सपोर्ट का रुख किया, आप भी देखिए उन्होंने क्या कहा। पॉजिटिव इफेक्ट यही है कि जो हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि देखिए जब वो इम्पोर्ट हमारे लिए महंगा हो रहा है, तो जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए हमारा जो एक लेवल पे इम्पोर्ट है, मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट है, उनके लिए वो सस्ता हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब उससे जो है हमारा इंडियन एक्सपोर्ट जो वो हायर होता है। जैसे हमें मालूम है कि हम रिफाइंड पेट्रोलियम जो है उसके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, जो एक लेवल पे जो फार्मास्यूटिकल या मेडिकल मेडिसिन है उनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ज्वेलरी एंड जैम्स उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइस खासकर बासमती राइस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें जो भी एक्सपोर्टर्स लगे हैं उनको जो है हम फायदा देख सकते हैं। लेकिन जो ब्रॉडर लेवल पे हमें मालूम है, इनफैक्ट ये हम एक लेवल पे शेयर भी करते हैं दर्शकों से, कि आप देखिए कि इंडियन जो सर्विसेज है, जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं, वो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन देती है करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करने में। मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब दर्शकों को समझ आएगा कि मार्च 2022 में हमारा जो मर्चेंडाइज मतलब जो गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो ट्रेड डेफिसिट था, वो 18.5 था, मतलब $18.51 बिलियन था। वो ट्रेड डेफिसिट था, नेगेटिव में था, मतलब इतना हम नुकसान झेल रहे थे, क्योंकि हमारा इंपोर्ट जो था वो ज्यादा था और एक्सपोर्ट कम था। लेकिन जो सर्विसेज हैं उसमें हमारा एक्सपोर्ट हायर है और इंपोर्ट कम है। इसका मतलब जो इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स हैं या आईटी सर्विसेज सेक्टर है, वो बढ़िया जो है वो परफॉर्मेंस देता है।
तो जाहिर सी बात है जब हम इंडियन सर्विसेज जो हैं, खासकर जो आईटी सर्विसेज हैं या आईटीईएस सर्विसेज हैं, जो एक्सपोर्ट में लगी हुई हैं, उस कारण से हमारा इस टाइम जो सरप्लस है करंट अकाउंट में, और सरप्लस है $9.36 बिलियन। तो कहाँ पे जो हमारा गुड्स में जो है $18.51 बिलियन जो है नुकसान है, नेगेटिव है, वो जो प्लस में हमारा जो सरप्लस है 19.36 जो सर्विसेज का है। इसी कारण से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में यदि हमारा एक तरह से डेप्रिसिएशन होता है इंडियन रूपी और ज्यादा, तो हमारे जो एक्सपोर्ट है या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है उसकी वैल्यू हायर होगी, और हम उसमें एक तरह से करंट अकाउंट सरप्लस में और बेनिफिट देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोवाइडेड इसके कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं या तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो एक्सपोर्टर का है, जो सर्विसेज सेक्टर में लगे हुए हैं, खासकर आईटी सर्विसेज में। तो हमें पहले ही क्वेश्चन मिला हुआ है करंट अकाउंट सरप्लस को मेंटेन करने के लिए सर्विसेज सेक्टर में, और वो एक तरह से बैलेंस भी कर रहा है, जो मर्चेंडाइज कर रहे हैं उसमें गुड्स का जो ट्रेड बैलेंस या ट्रेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि गिरते रुपए को संभालने के लिए सरकार और आरबीआई कुछ क्यों नहीं करती। भारत में रुपए का मूल्य सरकार तय नहीं करती, यह पूरी तरह फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के हवाले होता है। हालांकि साल 1975 तक करेंसी रेट में सरकार का दखल खूब हुआ करता था, जैसे कि चीन सहित दुनिया के कई देश अब भी करते हैं। हालांकि आज भी आरबीआई रुपए को गिराने या चढ़ाने में बहुत हद तक दखल दे सकता है। मसलन रुपए को ताकत देने के लिए फरवरी से ही आरबीआई डॉलर की खूब बिकवाली कर रहा है। इसी के चलते उसका विदेशी मुद्रा भंडार 8 महीने के निचले स्तर तक गिरकर आज 600 अरब डॉलर से भी कम हो गया है। इसके अलावा ये वह ब्याज बढ़ाकर भी रुपए में गिरावट थाम सकता है, जैसा कि उसने अभी हाल ही में किया है। लेकिन दोनों ही हथियार दोधारी हैं, यानी इससे अपना भी नुकसान हो सकता है। मसलन अगर रुपया खूब मजबूत हो जाए तो एक्सपोर्ट गिरेगा, यानी देश में डॉलर कम आएगा। इस तरह से आरबीआई का विदेशी मुद्रा भंडार फिर घटने लगेगा। तो कुल मिलाकर सरकार और आरबीआई को एक तनी हुई रस्सी पर चलना होता है। देखते हैं वे संतुलन कायम रखते हुए हमें किस हद तक नई मुश्किलों से बचाते हैं। तो ये था आज का खर्चा पानी जो आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रमोद ने। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।